नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। महादेवी वर्मा से प्रश्न जो है हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जहां पर भी हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महादेवी वर्मा एक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली प्रमुख कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई है। और जो महादेवी वर्मा से संबंधित हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जो है महादेवी वर्मा से संबंधित देखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है महादेवी वर्मा से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा आप सभी को पता है छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री के अंतर्गत शामिल है। छायावाद के प्रमुख कवियों में शामिल है, जो कि एक कवयित्री है महादेवी वर्मा जी, क्योंकि छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी और जो है चौथे स्तंभ में शामिल है महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। जन्म काल का तो आपको पता ही है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में और कहाँ पर हुआ? फर्रुखाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु हुई उनकी 1987 ईस्वी में। महादेवी वर्मा छायावादी साहित्य की शक्ति या दुर्गा भी कहा जाता है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को जो है विष्णु कहा जाता है और जो है निराला जी को महेश या रुद्र के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो है महादेवी वर्मा को छायावाद का जो है छायावाद साहित्य की जो शक्ति या दुर्गा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित थी। महादेवी वर्मा जी जो है महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। महादेवी वर्मा जी ने महात्मा गांधी के प्रभाव से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और ये जो है बौद्ध धर्म से भी काफ़ी प्रभाव थी। दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक मीरा के नाम से भी ये जानी जाती हैं। मॉडर्न मीरा या फिर आधुनिक मीरा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आधुनिक मीरा जो है हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है? एक सेकंड भाई। तो आपको ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और छायावाद की दुर्गा या शक्ति किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। सभी तथ्यों को, सभी पॉइंटों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में प्रश्न जब पूछ लिया जाए इनसे संबंधित तो आसानी से आप इनका सही आंसर दे सको। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अंत में कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की जो शिक्षा है वो इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई और साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा उन्होंने अपने घर से पूरी की। ये पूछा जा सकता है कि उनकी जो शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आपको ध्यान रखना है इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। और जो संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत व चित्रकला की जो शिक्षा उन्होंने मिली वो उन्हें अपने घर से ही पूरी की। और आगे बढ़ते हैं। 1919 ईस्वी में विवाह उपरांत उन्होंने क्राफ्टवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश भी लिया था और कॉलेज के छात्रावास में वे रहने लगी, यानी हॉस्टल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले काव्य संग्रह। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं निहार, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। इस प्रकार से इनके जो काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा जी के, इनके काव्य संग्रह को परीक्षाओं में क्रमानुसार लगाने का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो निहार, रश्मि, निर्जा, संज्ञा गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा, इस प्रकार से
हर एक तथ्यों को, बिंदुओं को आपको परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को देखते हुए तैयार करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गद्य रचनाएं, उनकी जो प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं वे कौन कौन सी है? जैसे कि स्मृति की रेखाएं, उनका रेखा चित्र है 1943 ईस्वी। पथ के साथी संस्मरण संग्रह है इनका, और श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी निबंध है। अतीत के चलचित्र इनका रेखा चित्र है। साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध जो है 1962। संकल्पिता जो है 1969। मेरा परिवार उन्होंने 1972 में लिखा, और ये जो संस्मरण है 1983 की रचना है। तो इस प्रकार से इनके सन के अनुसार आपको ध्यान रखना है, और इनकी रचनाओं की विधा भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, ये किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। किस विधा की है? एक रेखा चित्र है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्मृति की रेखाएं जो है क्या है? महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगली जो कुछ और अन्य प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की, जैसे कि यामा जो है उनका एक काव्य संग्रह है 1940 में। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को समेकित रूप से जो है एक जगह संकलित कर दिया गया। तो इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत में जो संग्रहित गीत है वे कहाँ पर जो संग्रहित किए गए, कहाँ पर संकलित किए गए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है यामा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं। यामा जो रचना है उसके लिए 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार व मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है महादेवी वर्मा को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यामा पर। और महादेवी वर्मा को जो है कब, किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 1982 ईस्वी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और 1982 के बाद भाई जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा वे साहित्यकार की संपूर्ण रचनाओं पर दिया जाने लगा। ऐसा नहीं किसी एक रचना पर दिया गया। तो 1982 तक जो है साहित्यकार को केवल उनकी एक विशेष रचना पर दिया जाता था। जैसे कि सुमित्रानंद पंत को चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, महादेवी वर्मा जी को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन उसके बाद जो है नरेश मेहता जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, केदारनाथ सिंह को, इस बहुत सारे अन्य जो लेखकों को, साहित्यकार को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए उन्हें जो है उनके संपूर्ण साहित्य पर दिए गए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नीरजा जो रचना है महादेवी वर्मा जी की, नीरजा रचना के लिए सैकेसरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ इन्हें। और अन्य कुछ विशेष तथ्य हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी से, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी, एवं जल्दी ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त हो गई। प्रसिद्धि है भाई, प्रसिद्धि भी प्राप्त हो गई। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इन्होंने, यानी कि महादेवी वर्मा जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ये प्रश्न भी कई बार हमें देखने को मिलता है। तो महादेवी वर्मा जी ने चांद पत्रिका का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं। चांद पत्रिका का संपादन में जो है इन्होंने कार्यभार संभाला। अगला पॉइंट हमारा हिंदी लेखकों की साहित्यकर्ता, इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट यानी कि संस्था की भी स्थापना की। इन्होंने जो है वेदना की कवित्री व आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। वेदना की कवित्री भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक मीरा के नाम से भी महादेवी वर्मा को जाना जाता है या पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही है, और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। आगे बढ़ते हैं।
इन्होंने जो है इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता भी देखने को मिलती है। और इनका जो सप्तपर्णा काव्य संग्रह है उसमें वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित ये जो है इनका काव्य संग्रह ये माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है हमारा महादेवी वर्मा के भाव पक्ष के गंभीर्य व विचार पक्ष के औदित्य की भांति उन्होंने काव्य का शैली पक्ष भी अत्यंत प्रौढ़ शक्त के रूप में प्रस्तुत किया है। और शब्दों का उनका पर अद्भुत अधिकार है, यानी कि जो उन्हें वेदना की कवित्री भी कहा जाता है। वेदना की जो उनके अंदर जो भाव पक्ष रहे हैं उनके काव्य में, वे भी जो है विचार पक्ष के औदित्य की भांति ही उनके काव्य का शैली पक्ष भी अत्यंत प्रौढ़ यानी कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शब्दों व उन पर उनका जो है अद्भुत अधिकार रहा है। तो यानी कि बहुत ही जो इनकी लेखन शैली रही है, बोलने की जो शैली रही है वो बहुत ही जो है अद्भुत रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी ही जो है रहस्यवाद के भीतर हैं। यानी कि सभी छायावाद कवियों के अंतर्गत रहस्यवादी जो कवित्री माना है, कवि किस रामचंद्र शुक्ल ने किसे स्थान दिया है? महादेवी वर्मा जी को। रहस्यवाद के भीतर कौन है? केवल सभी छायावादी कवियों में रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार महादेवी वर्मा। तो इनके द्वारा ये कथन कहा गया है। तो ये कथन भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा रचित गीतों यानी कि कविताओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 236 मानी जाती है। इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान तथा उनकी धर्म परिणायता माता हेम देवी से प्राप्त हुआ। तो यानी कि उनका माता का नाम भी पूछ लिया जाए तो हेमरानी देवी। तो हेमरानी देवी महादेवी वर्मा जी की माता का नाम है, माता रही है। आगे बढ़ते हैं। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। यानी कि इनके पति का नाम पूछ लिया जाए परीक्षा में तो ध्यान रखना है, डॉक्टर रूप नारायण वर्मा। तो 11 वर्ष की जो अल्पायु यानी कि छोटी आयु में ही इनका विवाह कर दिया था डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में लिख डाली थी। विरह की प्रांजल ये पूछ लिया जा सकता है कि पहली कविता महादेवी वर्मा ने कितने वर्ष में ही लिख डाली? तो केवल 7 वर्ष में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिकृष्ट चिंतन, काव्योचित गंभीरता और जो है मानी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं भी मानी जाती है। और महादेवी वर्मा को 27 अप्रैल 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। 1988 में पद्म विभूषण और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका। ये इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। कब की कौन सा सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ? तो ये इनका जो है आपको ध्यान रखना है किस सन में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है। इन्होंने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना भी की 1955 ईस्वी में। मैंने आपको बताया था एक जो है इन्होंने साहित्यकार संसद की भी स्थापना इन्होंने की थी इलाहाबाद में। भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव भी इन्होंने रखी। और 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा जी की समकालीन कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों जो है ऐसा माना जाता है बचपन में जो है सखी रही है, एक ही क्लास में पढ़ती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा महादेवी वर्मा का सबसे क्रांतिकारी कदम था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद पत्रिका का कार्यभार भी इन्होंने
1932 में समाला, 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा, 1936 में सांदगीत नामक उनके 4 कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए। विवाह के बाद भी वे जो है वेस्ट कॉलेज इलाहाबाद में छात्रावास रही, यानी कि वहाँ पर जो है हॉस्टल में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। उनका जीवन एक सन्यासी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर जो है श्वेत वस्त्र पहना और तख्त पर सोई, कभी शीशा नहीं देखा। तो ये कई बार ये हमें पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि ऐसी कौन सी कवित्री हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत या कवि है जिन्होंने कभी शीशा नहीं देखा। तो महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा ने 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत में MA किया और तब तक उनकी 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुकी थी। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी बनी। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले ये पॉइंट हम कर चुके हैं। मेरे बचपन के दिन कविता में इन्होंने लिखा है कि जब बेटियां बोझ मानी जाती थी, उनका सौभाग्य था कि उनका एक आज़ाद ख्याल परिवार में जन्म हुआ। ये वही पॉइंट, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमारी कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण हमारे बीच में ही ये रह गया। तो ये इनके द्वारा कथन है कि कविता में इन्होंने लिखा है कि जब बेटियां बोझ मानी जाती थी, उसके बाद शायद ही कुछ और आएगा। तो उन्होंने जो है दादाजी या विदुषी उनके जो दादाजी उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। उनकी माँ संस्कृत और हिंदी की ज्ञाता थी और धार्मिक प्रवृत्ति की मानी जाती थी। माँ ने जो महादेवी वर्मा को कविता लिखने और साहित्य में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। तो ये पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा ने कविता लिखने और साहित्य में रुचि जो है उन्हें कहाँ से मिली या किसके ने प्रोत्साहित किया या प्रेरित किया, तो उनकी माँ हेमरानी देवी ने जो है इन्हें साहित्य में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने महादेवी वर्मा से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, उन बिंदुओं को किए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की जो वीडियो है इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों में से परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न आपको महादेवी वर्मा से संबंधित देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।